बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास एंट्रोपिनेस्टिया के बारे में, जिसका फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। इसका क्या फाइलम है? फाइलम हेमिकॉर्डेटा। क्लास है एंट्रोपिनेस्टिया। अब ज्यादातर जो मेंबर्स है ना क्लास एंट्रोपिनेस्टिया, वो मेरीन वॉर्म्स है। वो कैसे वॉर्म्स है? मेरीन वॉर्म्स है। अगर हम लोग इस वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एंट्रो का मतलब है इंटेस्टाइन, ठीक है, और पिनेस्टिकोस का मतलब है ब्रीथिंग। ऐसे जानदार जिनके पास इंटेस्टाइन भी मौजूद है और ब्रीथिंग मैकेनिज्म भी much efficient है than another animals that have already we discussed। इनका ये कौन से वर्म्स है? मेरीन वर्म्स है, जिनका जो साइज है 10 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक जिनका साइज है। और अगर हम लोग इनकी लेंथ की बात करें तो वो 2 मीटर है। 2 मीटर इनकी लेंथ है। अगर हम लोग साइज की बात करें तो वो 10 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। जोलॉजिस्ट ने इसकी 70 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ मिलर हार्डले। zoologists have described about 70 species, ठीक है, और जिनमें से जो ज्यादातर जो स्पीशीज है ना वो यू शेप्ड ब्यूरो में रहती हैं, और ऐसा ब्यूरो जो सैंडी भी हो और मडी सबस्ट्रेट प्रोवाइड करे। क्लियर है ये चीज? और ये वहां पर भी मौजूद हो सकते हैं जहां पर लो और हाई टाइड्स, इनके मद्देनजर जो है ना उनकी लिमिट्स के दरमियान जो है ना ये अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हैं। वहां इनका हैबिटेट होता है, वहां इनका मस्कन होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट ऑक्यूपाई यू शेप ब्यूरो इन सैंडी एंड मडी सबस्ट्रेट। अब ये जो सैंडी और मडी सबस्ट्रेट है ये बिटवीन द लिमिट्स ऑफ हाई एंड लो टाइड्स, ये कहाँ पे मौजूद होता है? लिमिट्स ऑफ हाई एंड लो टाइड्स। इसका जो कॉमन नेम है ना एंट्रोपिनेस्टिया का, वो एकॉर्न वॉर्म है। क्या बोलते हैं? एकॉर्न वॉर्म्स। अब इसको इस वजह से ड्राइव किया गया है क्योंकि कि इसकी जो अपीयरेंस है ना उसके लिहाज से, किसकी अपीयरेंस के लिहाज से? प्रोबोसिस की अपीयरेंस के लिहाज से इसका जो नेम है ड्राइव किया गया है एकॉर्न वॉर्म्स। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एंट्रोपिनेस्टिया? एकॉर्न वॉर्म। क्लियर है ये चीज? अब ये जो प्रोबोसिस, अब प्रोबोसिस क्या है? प्रोबोसिस जो है वो शॉर्ट कोनिकल प्रोजेक्शन। क्या है ये? छोटी सी और क्या है? कोनिकल प्रोजेक्शन है। अब ये कहाँ मौजूद होता है? ये वर्म्स के इंटीरियर एंड में मौजूद होता है। यहाँ पे आप लोग अगर डायग्राम में ऑब्जर्व करें कि ये इसके 3 रीजन्स हैं। कितने रीजन्स हैं? 3 रीजन्स। ये इंटीरियर रीजन है जो कि किससे मुश्तमिल है? प्रोबोसिस पर मुश्तमिल है। ये बेसिकली क्या है? शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन है, ठीक है, और ये कहाँ मौजूद है? वर्म के इंटीरियर एंड पर। क्लियर है ये चीज? और एक रिंग लाइक कॉलर मौजूद है। क्या मौजूद है? रिंग लाइक कॉलर, जो कि बिल्कुल जो है ना प्रोबोसिस के पोस्टीरियर एंड साइड पे मौजूद है। बिल्कुल ये कहाँ मौजूद है? पोस्टीरियर टू दी प्रोबोसिस। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रंक के हवाले से। जो ट्रंक है ना उसको अगर हम लोग डिफाइन करें कि इसकी पोजीशन क्या है तो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबोसिस, देन इज कॉलर, एट द एंड इज द ट्रंक। क्या मौजूद है? ये इलोंगेट ट्रंक मौजूद है इन द बॉडी ऑफ द एकॉर्न। ये क्या है? ये थर्ड डिवीजन है बॉडी की। ट्रंक बेसिकली क्या है? थर्ड डिवीजन ऑफ द बॉडी। इसके अंदर फ्रिंजेस, सीट्स वगैरह भी मौजूद होती है, जिसको हम लोग मजीद नेक्स्ट जो है ना डिस्कस करेंगे। एसिलिएटेड एपिडर्मिस और ग्लैंड सेल्स मौजूद होते हैं जो सारे के सारे एकॉर्न वर्म्स को कवर किए हुए हैं। क्या मौजूद है? सिलिएटेड एपिडर्मिस मौजूद है, ठीक है, और ग्लैंड सेल्स मौजूद है जो कि इसकी बॉडी के ऊपर कवरिंग है, बॉडी को कवर किए हुए हैं। अब बात करते हैं इसके माउथ के हवाले से कि माउथ कहाँ पर पाया जाता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रिकली। ये क्या, इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन वेंट्रिकली ये लोकेटेड है। अब ये किन के दरमियान मौजूद है? ये प्रोबोसिस और कॉलर के दरमियान वेंट्रिकली मौजूद है। बहुत
वेरिएबल नंबर ऑफ फ्रेंजियल स्लिट्स हो सकती हैं, यानी कि इनकी तादाद जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकती है मुख्तलिफ स्पीशीज में। क्या नंबर ऑफ वेरिएबल फ्रेंजियल स्लिट्स मौजूद है, इनकी तादाद चंद से लेकर कुछ हंड्रेड्स तक भी हो सकती है। इनकी पोजीशन कहाँ पे है जी, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंजियल स्लिट्स। ये क्या है, फ्रेंजियल स्लिट्स मौजूद है जिनकी तादाद फ्यू टू सेवरल हंड्रेड भी हो सकती है। इनकी पोजीशन ये है कि ये लेटरली जो है ना मौजूद है ट्रंक के अंदर। ये क्या है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्रंक का पोर्शन है, इसमें फ्रेंजियल जो स्लिट्स है वो लेटरली मौजूद है। फ्रेंजियल स्लिट्स अब ओपन कैसे होती हैं जी, इनकी ओपनिंग है इंटीरियर रीजन, डाइजेस्टिव ट्रैक के इंटीरियर रीजन पर ओपनिंग है, क्लियर, और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर, और इंटीरियर रीजन, किसका इंटीरियर रीजन, डाइजेस्टिव ट्रैक का इंटीरियर रीजन के दरमियान फ्रेंजियल स्लिट्स की ओपनिंग है। क्लियर है ये चीज, ये था बेसिकली इसके कुछ फीचर्स के बारे में कि इसको कितनी डिवीजन में हम लोग तकसीम करते हैं। प्रोबोसिस जो that is present interiorly, then collar and the third portion is the trunk. नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस फंक्शंस के हवाले से कि किस तरह से जो है ना एस्कॉन की जो बॉडी है, कॉर्न की बॉडी अपने फंक्शंस को मेंटेन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि फीडिंग के लिहाज से। इसकी ये जो बॉडी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसके जो बाहर क्या मौजूद है, सीलिया मौजूद है। क्या मौजूद है, सीलिया मौजूद है, और ये रिप्रेजेंटेशन की गई है फूड पार्टिकल्स की। अब ये जो सीलिया और म्यूकस ने मदद देनी है एकॉन वर्म को कि वो फीडिंग का प्रोसेस कर सके, क्या कर सके कि वो कुछ खा सके। इनकी फीडिंग में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ये डिट्राइटस, यानी कि ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी खा लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को। डिट्राइटस है, ना सिर्फ ये कि डिट्राइटस है बल्कि दूसरे जो पार्टिकल्स है ना उनको भी म्यूकस कवर्ड प्रोबोसिस के जरिए जो है ना वो जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, म्यूकस कवर्ड बॉडी के जरिए क्या कर लेते हैं, डिट्राइटस और दूसरे पार्टिकल्स को जोड़ लेते हैं। अब ये जो सीलिया की जो ट्रैक है ना उसने ट्रांसपोर्ट करना है फूड को और म्यूकस को पोस्टेरियरली भी और वेंट्रियरली भी, ठीक है, पोस्टेरियरली भी और वेंट्रियरली भी। ये इंटीरियर पोर्शन है, इसने आगे तरफ में मूव करना है, और वेंट्रियरली भी जो फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनको सीलिया ट्रैक की मदद से ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अब ये जो सीलियरी ट्रैक है ना, इसका नेक्स्ट जो है ना इसका प्रोसेस पढ़ते हैं कि इसे किस तरह से जो है ना फंक्शन परफॉर्म करना है। सीलियरी ट्रैक ने कन्वर्ज हो जाना है माउथ के नजदीक। क्या करना है, सीलियरी ट्रैक ने इकट्ठा हो जाना है माउथ के करीब, ताकि ये जो है ना एक म्यूकाइड स्ट्रिंग बना सके। अब ये म्यूकाइड जो स्ट्रिंग है ना वो ही जो है ना माउथ के अंदर दाखिल होती है। एकॉन वर्म्स के अंदर ये भी एबिलिटी होती है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं कुछ पार्टिकल्स को। क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कुछ पार्टिकल्स के जो कि अनडाइजेस्टेड हैं। अब ये पार्टिकल्स कहाँ मौजूद होते हैं, ये म्यूकाइड स्ट्रिंग में ही पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और ये किस तरह से जो है ना प्रोसेस करते हैं कि जो है ना अनडाइजेस्टेड या रिजेक्टेड सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी से के जरिए बाहर निकाल सके। तो इनका ये प्रोसेस होता है कि इन्होंने पुल करना होता है प्रोबोसिस को। क्या करना होता है, ये जो प्रोबोसिस है इसको पुल करना होता है अगेंस्ट दी कॉलर, कॉलर के बिल्कुल अगेंस्ट होकर प्रोबोसिस को पुल करना है। जब प्रोबोसिस को पुल किया जाएगा तो जो है ना जो रिजेक्ट किए जाएंगे कुछ सब्सटेंसेस जो कि ट्रैप होते हैं म्यूकाइड स्ट्रिंग के अंदर, उनको क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं। क्लियर है ये चीज। सीलरी ट्रैक से ना कॉलर की, किसकी, कॉलर की जो सीलरी ट्रैक है और ट्रंक की, इन्होंने ट्रांसपोर्ट करना होता है रिजेक्टेड मटेरियल को, ठीक है, और ना सिर्फ रिजेक्टेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है बल्कि इसको डिस्कार्ड भी करना होता है पोस्टीरियरली। क्लियर है ये चीज। अब मैं दोबारा से सिंपल वर्ड्स में रिपीट कर देती हूँ कि इसकी आउटर सरफेस पे सीलिया मौजूद है और म्यूकस मौजूद है। सीलिया और म्यूकस की मदद से जो है ना पार्टिकल्स ने इनके साथ जुड़ना है। जब ये जुड़ जाएंगे तो नेक्स्ट ये होगा कि जो सीलरी ट्रैक है इन्होंने इकट्ठा होना है बिल्कुल माउथ के करीब। ये पोजीशन है माउथ की, जो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। माउथ किसके के दरमियान मौजूद है,
कॉलर के दरमियान और प्रोबोसिस के दरमियान जो है ना वेंट्रिकली जो है ना वो माउथ जो है ना मौजूद है। अब वो सीली ट्रैक की मदद से जो है ना फूड के जो पार्टिकल्स हैं सीली ट्रैक के जरिए जो है ना माउथ के नजदीक जो है इन्होंने कन्वर्ट कर देना है सीली ट्रैक ने और एक म्यूकाइड स्ट्रिंग बना देनी है। अब जैसे एक म्यूकाइड स्ट्रिंग बन जाएगी तो इसकी मदद से जो फूड के जो पार्टिकल है ना वो माउथ के अंदर दाखिल हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने ये भी आपको बताया कि इसके अंदर ये भी एबिलिटी है, ये रिजेक्ट कर सकते हैं कुछ पार्टिकल्स को, उन पार्टिकल्स को जो कि एक म्यूकाइड स्ट्रिंग में मौजूद होते हैं। अब ये किस प्रोसेस के जरिए रिजेक्ट करेगा पार्टिकल्स को, इसने अपने प्रोबोसिस को क्या करना है, पुल करना है अगेंस्ट दी कॉलर, कॉलर के बिल्कुल अगेंस्ट जो है ना अपने प्रोबोसिस को पुल करना है ताकि ये जो है ना सिर्फ रिजेक्ट कर सके पार्टिकल्स को बल्कि ये डिस्कार्ड भी कर सके पोस्टीरियरली। जितना भी स्ट्रक्चर दिखाया गया ना, ये आपको ट्रंक का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये कॉलर है और ये क्या है, प्रोबोसिस है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक के हवाले से। इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना वो एक सिंपल ट्यूब है, कैसी है, बिल्कुल सिंपल सी सादा सी एक ट्यूब है। फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, फूड को हजम किया जाता है एज डाइवर्टिकुला ऑफ द गट, गट के डाइवर्टिकुला से फूड को हजम किया जाता है जिसको हम लोग हेपेटिक सैक का नाम देते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना बेसिकली ये एक हेपेटिक सैक है जिसका का फंक्शन ये है कि इसे रिलीज करना है एंजाइम्स को, क्या करना है, इसे खारिज करना है एंजाइम को ताकि फूड की मजीद जो है ना डाइजेशन हो सके। इस ड्यूरेशन इस तरह से होता है, जो वर्म है ना उसने पोस्टीरियर एंड को एक्सटेंड कर लेना, क्या कर लेना है, ये जो पोस्टीरियर एंड है इसने वर्म ने एक्सटेंड कर लेना है ताकि जो है ना ब्यूरो से डेफिकेशन कर सके। इट्स पोस्टीरियर एंड आउट ऑफ द ब्यूरो ड्यूरिंग डेफिकेशन, डेफिकेशन के दौरान इसका जो है ना पोस्टीरियर जो एंड है उसको एक्सटेंड किया जाता है। अब जब लो टाइड है, क्या है, लो टाइड है तो कॉइल्स बनते हैं फिकल मटेरियल के, क्या बनते हैं, फिकल मटेरियल में कॉइल्स बनते हैं जिसको हम लोग कास्टिंग कहते हैं, ठीक है, यानी कि गोल गोल लाइन ऑन दी सबस्ट्रेट एट ब्यूरो ओपनिंग, जो कि सबस्ट्रेट पर मौजूद होते हैं, किसकी सबस्ट्रेट पर, ब्यूरो ओपनिंग की सबस्ट्रेट के ऊपर जो है ना कास्टिंग मौजूद होती है। और कास्टिंग क्या है, ये कॉइल्स एंड फिकल मटेरियल पर, ये उस वक्त वजूद में आते हैं जब लो टाइड मौजूद हो यानी कि मदद से कम हो। ये था बेसिकली इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक के हवाले से। नेक्स्ट बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम के हवाले से। एंटरप्रेन्योरिया के जो नर्वस सिस्टम है ना वो एक्टोडर्मल पर मौजूद होता है, उसका कौन सा ओरिजिन है, एक्टोडर्मल उसका ओरिजिन है और ये सिलिएटेड एपिडर्मिस की बेस पे मौजूद होता है। क्लियर है ये चीज, ये जो सिलिएटेड एपिडर्मिस है ना इसकी बेस पे क्या मौजूद होता है, नर्वस सिस्टम मौजूद होता है जिसका जो ओरिजिन है वो क्या है, एक्टोडर्मल है। कौन सा ओरिजिन है, एक्टोडर्मल, ये जो है ना स्पेसिफिकली क्या है, एक्टोडर्मल है, यहाँ पर एक नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। अब नर्वस सिस्टम किस पे मुश्तमिल होता है जी, नर्वस सिस्टम जो है ना वो कंसिस्ट होता है डोर्सल और वेंट्रल नर्व ट्रैक के ऊपर, कहाँ मुश्तमिल होता है, डोर्सल और वेंट्रल नर्व ट्रैक के ऊपर मुश्तमिल होता है और इसके पास नेटवर्क होता है एपिडर्मल नर्व सेल्स का, ऐसा नेटवर्क होता है इनके पास, एपिडर्मल नर्व सेल का नेटवर्क इनके पास मौजूद होता है जिसको हम लोग नर्व प्लेक्सिस का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, नर्व प्लेक्सिस। नर्व प्लेक्सिस बेसिकली क्या है, नेटवर्क है एपिडर्मल नर्व सेल्स का। अब कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है कि डोर्सल जो नर्व होती है ना वो ट्यूब्यूलर होती है, कैसी नर्व होती है, डोर्सल जो नर्व है वो क्या होती है, ट्यूब्यूलर होती है। यहाँ पे देखिए कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड की रिप्रेजेंटेशन की हुई है और इस तरफ डोर्सल नर्व कॉर्ड की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। क्लियर है ये चीज, बेसिकली क्या है, डोर्सल नर्व कॉर्ड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। कुछ स्पीशीज में क्या होता है जी, जो नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है डोर्सल और वेंट्रल नर्व ट्रैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। ना सिर्फ ये कि इनके पास डोर्सल और वेंट्रल नर्व ट्रैक्ट्स मौजूद होती हैं बल्कि इनके पास एक नेटवर्क मौजूद होता है, किसका नेटवर्क मौजूद होता है, एपिडर्मल नर्व सेल्स का नेटवर्क मौजूद होता है जिसको हम लोग नर्व
प्लेक्सिस का नाम देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी स्पीशीज है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होता है, डोर्सल नर्व ट्यूबुलर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, डोर्सल नर्व ट्यूबुलर। क्लियर है ये चीज है। अच्छा जी, अब इनके पास डोर्सल नर्व ट्यूबुलर तो होता ही है, इसके साथ साथ क्या होता है जी, इनके पास जॉइंट नर्व फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, जॉइंट नर्व फाइबर होते हैं, जो कि इस बात में हेल्प करते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इम्पल्सिस को बहुत ही तेजी से। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं इम्पल्सिस को बहुत ही तेजी से। इनके अंदर कोई भी जो है ना मेजर गैंग्लिया नहीं मौजूद। क्या है, इनके पास मेजर गैंग्लिया नहीं मौजूद। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी सेंसी रिसेप्टर्स के हवाले से। किसके हवाले से, सेंसी रिसेप्टर्स के हवाले से। इनके पास जो सेंसी रिसेप्टर्स है ना वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड, और सारी की सारी बॉडी को कवर किए हुए हैं एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पिरेटरी गैसेस के हवाले से। रिस्पिरेटरी जो गैसेस है ना, क्योंकि ये जो अकॉन वॉर्म्स है ना वो स्मॉल है। क्या है, ये स्मॉल है। रिस्पिरेटरी गैसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट तकरीबन जो है ना एक्सचेंज होती हैं डिफ्यूजन के जरिए। किसके जरिए एक्सचेंज होती है, डिफ्यूजन के जरिए। किसकी मदद से, बॉडी वॉल के अक्रॉस डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए रिस्पिरेटरी गैसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का वेस्ट होती है, एक्सचेंज होता है उनका। इसके साथ साथ रिस्पिरेटरी जो गैसेस है ना वो एक्सचेंज होती हैं फ्रेंजियल स्लिट्स की मदद से भी। एक डिफ्यूजन का प्रोसेस भी है और दूसरा कौन सा प्रोसेस है, फ्रेंजियल स्लिट्स है। और फ्रेंजियल स्लिट्स का आप लोग स्ट्रक्चर अगर देखने जाते हैं तो ये बेसिकली फ्रेंजियल स्लिट्स का स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर है फ्रेंजियल स्लिट्स का, और ये फ्रेंजियल पाउच है। वो सीलिया जो कि एसोसिएटेड होते हैं फ्रेंजियल स्लिट्स के साथ। किसके साथ, फ्रेंजियल स्लिट्स के साथ जो सीलिया एसोसिएटेड होते हैं, इन्होंने सर्कुलेट करना है पानी को माउथ के अंदर। किसके अंदर, माउथ के अंदर इन्होंने सर्कुलेट करना है पानी को। ना सिर्फ ये कि इन्होंने माउथ के अंदर पानी को सर्कुलेट करना है, बल्कि आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर भी जाना है थ्रू दी फ्रेंजियल स्लिट्स। इन फ्रेंजियल स्लिट्स के जरिए बाहर से बाहर की तरफ भी मूव करना है। इस रिलेशन में होता ये है कि जो फ्रेंजियल स्लिट्स है ना ऑक्सीजन को ले लेती है। जब ऑक्सीजन को ले लेती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंजियल स्लिट्स। जैसे जैसे पानी जो है ना पास करता है इन फ्रेंजियल स्लिट्स के साथ, तो गैसेस जो है ना वो एक्सचेंज हो जाती हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए बिटवीन द वाटर एंड द ब्लड साइनसेस। जो वो ब्लड साइनसेस जो कि फाइनेक्स के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, इन ब्लड साइनसेस से क्या हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर, ये थी बेसिकली बात कि किस तरह से जो है ना अकॉर्डिंग के वॉर्म्स जो है ना रिस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, उनका तबादला करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से। जो एक कॉमन वॉर्म का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये कंसिस्ट करता है, ये मुश्तमिल होता है एक डोर्सल, इसके ऊपर एक डोर्सल और एक वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल के, इसके ऊपर एक डोर्सल और एक वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल के ऊपर मुश्तमिल होता है। ब्लड ने हरकत करनी है इंटीरियरली, डोर्सल वेसल के अंदर ब्लड ने इंटीरियरली हरकत करनी है और पोस्टीरियरली हरकत करनी है वेंट्रल वेसल के अंदर। इसके अंदर वेंट्रल वेसल के अंदर इसे पोस्टीरियरली हरकत करनी है। ये बेसिकली क्या है, ये इंटीरियर पोर्शन है और ये कौन सा है, पोस्टीरियर पोर्शन है। इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि ब्लड ने मूव करना है इंटीरियरली डोर्सल वेसल के अंदर। इसमें डोर्सल वेसल के अंदर कैसे मूव करना है, इंटीरियरली, जबकि पोस्टीरियरली वेंट्रल वेसल में मूव करना है। ब्रांचेस, अब वो ब्रांचेस जो कि इन वेसल से निकलती हैं वो लीड कर जाती हैं, पहुंचती हैं ओपन साइनसेस तक। सारा का सारा जो ब्लड है ना फ्लो करता है इंटीरियरली, पासिस करते हुए किस कहाँ तक पहुंचता है, प्रोबोसिस तक। अब जैसे कि ब्लड ने मूव किया है, फ्लो किया है इंटीरियरली, देन पास किया है ब्लड वेसल, ब्लड साइनसेस के अंदर, जिसको हम लोगों ने किसका नाम दिया है, ग्लोम्युलस का नाम दिया है। ये बेसिकली प्रेजेंट है ग्लोम्युलस।
क्या ये मौजूद है, ग्लोम्युलस मौजूद है, जो कि प्रोबोसिस की बेस पर प्रेजेंट है। ग्लोम्युलस कहाँ मौजूद है, प्रोबोसिस की बेस के ऊपर जो है ना वो ग्लोम्युलस मौजूद है। दोबारा रिपीट करेंगे इस चीज को कि सारा का सारा जो ब्लड है उसने फ्लो किया है इंटीरियरली, जैसे उसने ब्लड ने फ्लो किया है इंटीरियरली, देन पास हुआ है ब्लड साइनेसिस के अंदर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है ग्लोम्युलस का। ठीक है, इसका नाम दिया है ग्लोम्युलस का। एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है ना वो भी फिल्टर्ड हुआ है इस ग्लोम्युलस के जरिए। क्या हुआ है, एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है इस ग्लोम्युलस के जरिए भी क्या हुआ है, फिल्टर हुआ है। जैसे ही वो फिल्टर हो गया तो इसने मूव किया है प्रोबोसिस की स्लोम के अंदर। किसने मूव किया, ये है प्रोबोसिस स्लोम, ये क्या है, प्रोबोसिस स्लोम है। इसके अंदर किसने मूव किया है, एक्सक्रीटरी वेस्ट ने। अब ये एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है ना ये रिलीज किया जाता है आउट ऑफ द बॉडी with the help of one or या two pores that are present in the proboscis। ये जो proboscis मौजूद है ना इसके एक या फिर दो पोर्स के जरिए जो है ना ये एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है ना इसको बॉडी से बाहर मूव कर दिया जाता है। एक ध्यान से क्लियर कर लें कि ये स्ट्रक्चर है, ये प्रोबोसिस स्केलेटन है, क्लियर है। ये प्रोबोसिस स्लोम मौजूद है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लोम्युलस का स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एकोन वोम का जो ब्लड है ना वो कलरलेस होता है। कैसा ब्लड होता है इनका, कलरलेस होता है, यानी कि इनके अंदर कोई हीमोग्लोबिन कोई मायोग्लोबिन नहीं मौजूद होती। इनके अंदर किस चीज की कमी होती है, सेलुलर एलिमेंट्स की इनमें कमी होती है, और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है न्यूट्रिएंट्स को और वेस्टेज को। क्या फंक्शन है बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का, इसके दो ही फंक्शन है। एक तो ये कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है न्यूट्रिएंट्स को, ना सिर्फ ये कि डिस्ट्रीब्यूट करना होता है न्यूट्रिएंट्स को बल्कि साथ साथ इन्होंने क्या करना होता है, वेस्टेज को भी रिमूव करना होता है। वेस्टेज को किस तरह से रिमूव करना है, जैसे मैंने भी बताया है कि इन्होंने एक्सक्रीटरी जो वेस्टेज है ना वो भी फिल्टर हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ ग्लोम्युलस। जैसे ग्लोम्युलस से वेस्टेज जो फिल्टर होती है तो वो प्रोबोसिस वो कहाँ पे आ जाती है, प्रोबोसिस स्लोम के अंदर, और देन वो मूव करती हैं आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ टू पोर्स, वन और टू पोर्स इन द वॉल ऑफ द प्रोबोसिस। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के हवाले से। किसके हवाले से, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। एंट्रोपियस्टिया जो स्पीशीज है ना वो डाइओशियस है। कैसी स्पीशीज है, डाइओशियस है, यानी कि मेल और फीमेल जो है ना वो इनमें सेपरेट पाए जाते हैं। दो रोज पाई जाती हैं। किसकी दो रोज पाई जाती हैं, गुनेड्स की दो रोज जो है ना वो पाई जाती हैं। अब ये गुनेड्स कहाँ मौजूद होते हैं, ये ट्रंक का जो इंटीरियर रीजन है ना ये बेसिकली जो ना ये इंटीरियर रीजन को दिखाया हुआ है, ये लॉन्ग होता है। अब ये लॉन्ग होता है तो एक तो इसका इंटीरियर पोर्शन है और एक इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। हम बात कर रहे हैं इसके इंटीरियर रीजन के हवाले से। इसके इंटीरियर रीजन पर ना दो रोज पाई जाती हैं गुनेड्स की, और हर गुनेड्स जो है ना वो ओपन होता है सेपरेटली टू द आउटसाइड, बाहर की तरफ जो है ना सेपरेटली जो है ना इसने ओपन होना है हर गुनेड में। क्लियर है। अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। कैसे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, कि स्पानिंग होती है। क्या होती है, एक जो वॉर्म है ना उसे स्पानिंग इंड्यूस करनी है एक खास किस्म के एरिया में ताकि वो क्या कर सके, स्पान कर सके। ये बिहेवियर सजेस्ट करता है कि मौजूदगी किसकी है, स्पानिंग फिरोमोन्स की। अब स्पानिंग फिरोमोन्स बेसिकली क्या है, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि एक स्पीशीज की जो बॉडी है वो सीक्रेट करती है और अगले बॉडी की सेम जो स्पीशी है ना वो रिस्पॉन्ड करती है इस बिहेवियर के लिए कि क्या कर सके, वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सके। In other words, chemical messengers secreted by one species that change behavior of another animal of the same species। क्लियर है ये चीज, यानी कि वो इस बात की बताता है कि जो है ना वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। स्पानिंग बाय वन वॉर्म इंड्यूसेस अदर, क्या करती है, ये पैदा कर देती है दूसरों के अंदर वो कर सके स्पान के एरिया में आ जाए, ताकि ये जो बिहेवियर है ना सजेस्ट करता है कि स्मेल मौजूद है किसके लिए, स्पानिंग फिरोमोन्स की मौजूदगी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है।
अब इसके नतीजे में एक सीलिएटेड लार्वा प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? एक सीलिएटेड लार्वा, जिसको हम लोग टोर्नेरिया का नाम देते हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। ये बेसिकली क्या है? माउथ, एनस, ठीक है, ये एपिकल टिफ्ट मौजूद है, ये सीलिया मौजूद है। ये जो सीलिएटेड लार्वा है, जिसको हम लोगों ने टोर्नेरिया का नाम दिया हुआ है, इसने स्विम करना है प्लांकटोन के ऊपर। किसके ऊपर? इसने तैरना है प्लांकटोन के ऊपर। अब ये चंद दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक भी तैर सकता है। ये लार्वा एक सबस्ट्रेट के ऊपर सेटल हो जाता है, एक सबस्ट्रेट के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफर होता है। किसमें ट्रांसफर होता है? अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ये जो सिमिलैरिटी पाई जाती है ना टोर्नेरिया के लार्वे में टू एकाइनोडर्म्स लार्वा, किसके लार्वे में? एकाइनोडर्म लार्वा। इस बात की एविडेंस देता है, इस बात के शवाहद देता है कि क्लोज एमुलेशन जो है ना रिलेशनशिप है हेमिकोऑर्डेट का और एकाइनोडर्म्स का। किसका? हेमिकोऑर्डेट का और एकाइनोडर्म से क्या है? क्लोज रिलेशनशिप है। ये हमें कैसे पता चलता है? हमें इस तरह से पता चलता है कि सिमिलरिटी पाई जाती है टोर्नेरिया लार्वा टू अकाइनोडर्म लार्वा। क्लियर है ये चीज? अब ये था बेसिकली आज की हमारी क्लास एंट्रोपनेसिया, जिसका कॉमन नाम है एकॉर्न वॉर्म, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने 3 पोर्शन को जो है ना वो डिस्कस किया। होपफुली कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि किस तरह से जो है ना एकॉर्न की जो बॉडी है ना वो डिफरेंट तरह से डिफरेंट मैकेनिज्म को परफॉर्म कर खुद को स्टेबलाइज करती है और खुद को स्टेबल करती है कि वो एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर सके। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज।